द साइकोलॉजी ऑफ मनी मॉर्गन हाउसल द्वारा लिखी गई एक ऐसी किताब है जो हमें सिखाती है कि पैसे के साथ कैसे काम लिया जाए ताकि इसे आकर्षित करना और आसान हो जाए। यदि कोई इस साइकोलॉजी को समझ ले तो वह बहुत धनवान बन सकता है। पैसों को सही तरीके से हैंडल करने की कला आपके स्मार्टनेस पर नहीं बल्कि पैसों को लेकर आपके बिहेवियर पर निर्भर करता है। कभी कभी एक जीनियस भी पैसों को गवा देता है और वही कभी कभी एक ऑर्डिनरी इंसान भी पैसों से धनवान बन सकता है। साइकोलॉजी ऑफ मनी समझने के लिए पहले एक कहानी के माध्यम से इसके सार को समझने की कोशिश करेंगे। कहानी कुछ इस प्रकार है। बुक के ऑथर एक होटल में काम करते थे जहाँ एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव हमेशा आता था। वह एक जीनियस था जिसने यंग एज में बहुत सी कंपनियां बनाई और बेच भी दी। उसके पास बहुत पैसा था लेकिन उसका अपने पैसों के साथ रिलेशनशिप बहुत ही बेकार था। वह हर समय अपने साथ नोटों की गड्डियां लेकर घुमा करता था, फिर बिना शराब पिए और शराब पीकर अपने अमीर होने का शो ऑफ करता था। एक बार तो उसने हद ही कर दी जब उसने अपने दोस्तों को बहुत से पैसों की गड्डियां देकर कहा उसे गोल्ड कॉइन में कन्वर्ट करवाने के लिए। फिर वह अपने दोस्तों के साथ समुद्र के पास गया जिसमें उसने एक गेम खेला जिसमें जो गोल्ड कॉइन को समुद्र में सबसे ज्यादा दूर फेंकेगा वही जीतेगा। पैसों के साथ ऐसा बेहुदा व्यवहार सिर्फ मस्ती के लिए। अब आप सोच सकते हैं कि यह उसका व्यवहार कितने समय तक चला होगा। ज्यादा लंबा नहीं। ऑथर बताते हैं कि उन्हें कुछ सालों बाद पता चला कि वह बैंकक्रप्ट हो गया। इस कहानी के साथ ऑथर एक और इंसान की कहानी बताते हैं जिसका नाम रोनाल्ड जेम्स था। वह एक साधारण अमेरिका के गांव से बिलोंग करने वाला एक सफाई कर्मचारी था। यह साधारण आदमी जब 92 साल की उम्र में मरा तो देश विदेशों के अखबार में उसकी चर्चा हुई। चर्चा इसलिए हुई क्योंकि मरने के समय उसकी नेटवर्थ 58 करोड़ थी, जिसमें से उसने 15 करोड़ अपने सौतेले बच्चों को और वही 43 करोड़ चैरिटी में दे दिए। अब एक साधारण अमेरिका के गांव से बिलोंग करने वाला सफाई कर्मचारी के पास इतने पैसे कहां से आए? जब इसका पता लगाया गया तो पता चला उसकी कोई लॉटरी नहीं लगी थी। वो एक साधारण जीवन जीता था। जितने पैसे बचा सकता था उसे ब्लू चिप कंपनी के स्टॉक में लगाकर भूल जाता था। फिर कई दशकों के बाद कंपाउंडिंग के पावर ने उसकी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट को इतना बड़ा नेटवर्क बना दिया। ऑथर टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव और सफाई कर्मचारी को कंपेयर करते हुए बताते हैं कि कैसे जीवन में बहुत सारा पैसा कमाना और फिर उसे बनाए रखने के लिए किसी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं होती है। आप पैसे के साथ कैसे बिहेव करते हैं इसकी जरूरत है। पैसा कमाने की कला एक सॉफ्ट स्किल है। कोई भी इंसान सीख कर फाइनेंशियल सक्सेस पा सकता है। एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव जीनियस होने के बावजूद बैंकक्रप्ट हो जाता है और दूसरा एक सफाई कर्मचारी ज्यादा पढ़ा लिखा ना होने के बावजूद करोड़पति बन जाता है। दोस्तों, इस बुक से मिलने वाली 6 प्रमुख बातों का जिक्र मैं करने जा रहा हूँ। नंबर 1, नो वंस क्राई, किसी का रोना नहीं। ऑथर एग्जाम्पल देते हैं लॉटरी का टिकट, अमेरिकन जनता मूवीज, वीडियो गेम्स, म्यूजिक, स्पोर्टिंग इवेंट और बुक्स के कॉम्बाइन अमाउंट से ज्यादा लॉटरी टिकट खरीदने में खर्च करते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ज्यादातर लॉटरी टिकट कौन खरीदता है? ना अमीर ना मिडिल क्लास, बस गरीब लोग। वो गरीब लोग जो इतने गरीब हैं जिन्हें अगर इमरजेंसी हो जाए तो 30 से 35 हजार अरेंज नहीं कर सकते। ऐसे गरीब लोग वहाँ पर सालाना 30 से 35 हजार रुपए की लॉटरी खरीद लेते हैं। दूसरा पॉइंट, इसका फाइनेंशियल अर्थ से क्या निकलता है? ऐसा क्या फाइनेंशियल सेंस लॉटरी टिकट खरीदने का बनता है? वो पैसा जो इमरजेंसी के समय उसके काम आ सकता है उससे वो लॉटरी खरीद लेते हैं। क्या यह फाइनेंशियल डिसीजन आपको सही लगता है? आप शायद कहेंगे नहीं, यह एक क्रेजीनेस है। लेकिन जो आपको और हमको क्रेजी लगता है वह गरीब आदमी के लिए रिलेशन और वाइज डिसीजन है। कैसे? उसके लिए ऑथर गरीब आदमी की सोच के बारे में बताते हैं। गरीब आदमी जो लॉटरी खरीदता है वो कहता है हम लोग जो महीने में कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च हो जाता है। सेविंग की तो कोई प्रोबेबिलिटी ही नहीं है। बहुत ज्यादा सैलरी, वैकेशन, बड़ी गाड़ी, बड़ी घर, ये सब हमसे बहुत दूर है। उतना ही कि हम अपने बच्चों को बड़े कॉलेज में एडमिशन करवा सके, ये सब हमारे लिए सपना है। इन सपनों को जो मिडिल क्लास और अमीर लोग जी रहे होते हैं, ऐसे सपनों को साकार होने के चांसेस हमें सिर्फ लॉटरी टिकट खरीद कर और लॉटरी लगने पर ही लगते हैं। लॉटरी टिकट खरीदते हुए हमें लगता है कि हम सपनों को सच करने के लिए पैसे दे रहे हैं। अगर आपको ये क्रेजी लगेगा क्योंकि जो हमारे लिए सपना है वो बहुत से लोगों के लिए आसानी से मिला हुआ है। आप में से तो बहुत से लोग
उसकी वैल्यू भी नहीं करते। इस कहानी और एग्जाम्पल के माध्यम से ऑथर बताते हैं गरीब हो, मिडिल क्लास या रिच, ज्यादातर मनी रिलेटेड डिसीजन या फाइनेंशियल डिसीजन एक्सेल सीट पर वर्किंग करके नहीं, इंसान अपने इंडिविजुअल इमोशन से प्रभावित होकर लेता है। जो मैं डिसीजन लूंगा वो आपको क्रेजी लग सकता है, जो आप डिसीजन ले वो मुझे क्रेजी लग सकता है। आपकी फाइनेंशियल सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है आप अपने इमोशन और कैलकुलेशन को साथ में रखते हुए पैसों के साथ कैसा बिहेव करते हैं। थर्ड पॉइंट, लक और रिस्क। बिल गेट्स की कहानी तो आपने सुनी होगी। बिल गेट्स साल 1968 में जब एक स्कूल में पढ़ते थे, तब उसी समय पूरी दुनिया में 30 करोड़ सिमिलर स्टूडेंट थे जो हाई स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन पूरी दुनिया में द लैक्साइड स्कूल कुछ ऐसे स्कूलों में से एक था जिसमें उस समय कंप्यूटर था। स्कूल के पास इतना पैसा और दूरदर्शिता थी कि उन्होंने अपने स्कूल के लिए कंप्यूटर खरीदा। बिल गेट्स और उनके दोस्त पॉल एलन लाखों करोड़ों बच्चों में से एक थे, वो लकी स्टूडेंट जिन्हें उस समय कंप्यूटर का एक्सेस मिला। बिल गेट्स ने ये बात ऑन रिकॉर्ड भी कही है, अगर उनका स्कूल लैक्साइड नहीं होता तो शायद माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। इस तरह और भी बहुत सारे फैक्टर थे बिल गेट्स के सक्सेस होने के, लेकिन लक उनमें से एक था। बिल गेट्स के एक दोस्त केंट इवेंट की बात करते हैं। केंट इवेंट बिल गेट्स और पॉल एलन के बेहतरीन दोस्त थे, उनके साथ कंप्यूटर एडवेंचर के पार्टनर थे। बिल गेट्स का कहना है अगर केंट इवेंट ने स्कूल खत्म किया होता तो निश्चित माइक्रोसॉफ्ट में फाउंडर पार्टनर होते, लेकिन केंट इवेंट ने स्कूल खत्म ही नहीं किया। केंट इवेंट स्कूल में ही एक माउंटेनियरिंग एक्सीडेंट के दौरान मारे गए। उन्होंने वो रिस्क फेस किया जो लाखों में से एक को फेस करना पड़ता है। माउंटेनियरिंग में लाखों लोग जाते हैं, लेकिन मरता लाखों में से एक है। ऑथर लक और रिस्क का कॉन्सेप्ट इस एग्जाम्पल से सिखाते हैं। बिल गेट्स और केंट इवेंट बिल्कुल एक जैसी कैपेबिलिटी रखते थे। जहाँ बिल गेट्स लाखों लोगों में से एक बने जिन्होंने हद से ज्यादा सफलता प्राप्त की, जिसे लक भी कहा जा सकता है, वही केंट इवेंट लाखों लोगों में से एक वह इंसान बना जिसे लक का बिल्कुल अपोजिट रिस्क को फेस करना पड़ा। जहाँ शुरुआत एक साथ हुई थी, वही लक और रिस्क के कारण डायरेक्शन और फाइनल आउटकम्स बिल्कुल अपोजिट हो गए। यह कहानी का मतलब यह नहीं है कि बिल गेट्स की अपार सफलता के पीछे सिर्फ किस्मत थी। किस्मत के अलावा और भी बहुत कुछ फैक्टर हैं, लेकिन ये कहना उचित होगा आपके इफेक्ट्स अलावा भी बहुत कुछ फैक्टर होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि आउटकम क्या होगा, जो आपके कंट्रोल में भी नहीं होते। आपको सिर्फ इस बात पर विश्वास रखना है कि अगर आप फाइनेंशियली बहुत सफल हो जाओ तो यह मत मान बैठो आपने जो डिसीजन लिए है वह सब सही रहे, तभी आप सफल हुए। आगे भी वैसा ही होगा। अगर आप फाइनेंशियली फेल्योर का सामना करो तो यह मत मान लो कि जो आपने डिसीजन लिए सब गलत थे इसलिए आप असफल हुए। सफल होते समय भी आपके डिसीजन हार्डवर्क के साथ बहुत सारे फैक्टर थे, जो आपके असफल होने पर भी आपके डिसीजन हार्डवर्क के अलावा और भी फैक्टर थे। सफल होने के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहो, असफल होने पर भी सिचुएशन को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते चलो जब तक कि सभी फैक्टर्स आपके फेवर में आकर आपको सफलता ना दिला दे। फोर्थ पॉइंट, नॉट इनफ, कभी भी पर्याप्त नहीं। मनी से रिलेटेड तीसरी सॉफ्ट स्किल को बताने के लिए ऑथर रजत गुप्ता का एग्जाम्पल देते हैं, जिनका जन्म कलकत्ता में हुआ, जो एक अनाथ थे। ऐसी परिस्थिति में रहने के बावजूद 40 साल की उम्र में रजत गुप्ता दुनिया के सबसे प्रेस्टिजियस फर्म मैकेंजी के सीईओ बने। इसके अलावा भी बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल रोल में भी वो रहे। साल 2008 में उनकी नेटवर्थ करीब $100 मिलियन। उनका पैसा उन्होंने इकट्ठा कर लिया कि अगर इतने पैसों को बैंक में रख के उनकी इंटरेस्ट इनकम भी आए तो 50,000 प्रति घंटे बिना कुछ किए कमाए जा सकते, वो भी 24 घंटे हर रोज। लेकिन यह भी उनके लिए काफी नहीं था। वो करोड़पति से बहुत ही जल्दी अमीरपति बनना चाहते थे। उस समय वो गोल्डमैन सच, जो दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल हुए। अपने अरबपति बनने के डिस्प्रेशन में इतनी वेल्थ के बावजूद भी उन्हें सर्टिफिकेशन ना होने के कारण ऐसा काम किया, जिससे उन्होंने अपनी इतने सालों की रेपुटेशन मिट्टी में मिला दिया। उन्हें इनसाइडर ट्रेडिंग के गुनाह के लिए
दोषी पाया गया। दोषी करार होने के बाद उन्हें जेल जाना पड़ा। इनसाइडर ट्रेडिंग, जिसका मतलब था ऐसी इंफॉर्मेशन जो उन्हें बोर्ड मीटिंग में मिलती थी जो कॉन्फिडेंशियल होती थी, उसे उन्होंने अपने फाइनेंशियल गेन के लिए बेचा। ऑथर रजत गुप्ता के एग्जाम्पल के साथ बताते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। एक फाइनेंशियल गोल अचीव करने के बाद वो दूसरा फाइनेंशियल गोल अचीव करना चाहते हैं। लखपति से करोड़पति फिर अरबपति, कुछ भी उनके लिए एनफ नहीं होता। ये एनफ सब बहुत मायने रखता है। ये बताता है कि इंसान को फाइनेंशियली एक गोल पोस्ट बनाना चाहिए, ऐसा गोल पोस्ट जिसमें आपकी सभी नीड्स और रिस्पॉन्सिबल वांट्स पूरी हो सके। इसके बाद सब लालच है जो आपका पीस ऑफ माइंड खराब कर सकता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी फाइनेंशियल स्किल है कि आप एनफ की डेफिनेशन को जरूर बनाएं, उसके बाद रुक जाए। पैसे से ज्यादा अपने परिवार और अपनी सुख शांति को ज्यादा महत्व दें। सोशल कॉम्प्रेशन यह स्किल अटेन करने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसके पास BMW है, मेरे पास भी होनी चाहिए। ऐसी सोच को छोड़ना बहुत ही जरूरी है। इस इम्पोर्टेंट स्किल को सीखने के लिए तो आप अपने लिए क्लियर एनफ की डिफिनेशन बनाना, उस फाइनेंशियल स्टेट को अचीव करने के लिए डायरेक्शन में काम करना, फिर तो रुक जाना बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्किल है। 5th पॉइंट, कंपाउंडिंग। वॉरेन बुफेट ने इतना मैसिव वेल्थ कैसे बनाया, उसके ऊपर लगभग 2000 किताबें लिखी जा चुकी है। अगर उन सब किताबों की समरी देखें तो एक लाइन में, वॉरेन बफेट स्टॉक में तब से इन्वेस्ट कर रहे हैं जब वे बच्चे थे। आपको यह जानकर हैरानी होगी, उनकी $86.5 मिलियन की नेट वर्थ है, जिसमें से उन्होंने $81.5 मिलियन की नेट वर्थ अपने रिटायरमेंट एज मतलब 60 साल बाद इकट्ठी की। नो डाउट वॉरेन बफेट एक मोनोमिनल इन्वेस्टर है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि वह 75 साल से कॉन्टिन्यूअस इन्वेस्ट कर रहे हैं। जितना इम्पोर्टेंस उसकी स्किल को देना चाहिए, उतना या उससे ज्यादा इम्पोर्टेंस टाइम को देना चाहिए। ऑथर एक एग्जांपल देते हैं जिसमें वो कंपेयर करते हैं वॉरेन बुफेट को एक साधारण इंसान से। वॉरेन बुफेट ने 10 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। जब वह 30 साल के थे तब उनकी नेटवर्थ $3.9 मिलियन थी। वही एक साधारण इंसान जो नॉर्मली 20 साल तक पढ़ाई करता है, उसके बाद 30 साल तक वर्ल्ड एक्सप्लोर करता है और अपना पैशन एक्सप्लोर करता है, उसकी नेटवर्थ 30 साल की उम्र में मात्र $25,000 होगी, क्योंकि उसने अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट शुरू से नहीं की। अब अगर वह इस पॉइंट पर इन्वेस्ट करना शुरू करता है, वह 60 साल की उम्र में 22% रिटर्न कमाता है। वह साधारण इंसान है तो वह 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लेता है, फिर इन्वेस्टिंग बंद कर देता है। तो प्रेजेंट टाइम में उसकी नेटवर्थ $11.9 मिलियन हो। वही वॉरेन बुफेट की नेटवर्थ $86.5 मिलियन है। उनकी नेटवर्थ वॉरेन बुफेट की नेटवर्थ से 99% कम है। समरी में यह कहा जा सकता है कि वॉरेन बुफेट की कामयाबी का सबसे बड़ा कारण है उनका बहुत छोटी उम्र में इन्वेस्टमेंट करना, फिर उसे 90 साल की उम्र तक कंटिन्यू रखना। उन्होंने 75 साल तक इन्वेस्टमेंट की, फिर उसे होल्ड करके रखा या उसे री इन्वेस्ट किया। उस समय के कंपाउंडिंग के एक्सप्लेनेशन रिजल्ट उन्हें दिए। 7वां पॉइंट, अमीर बनना और अमीर बने रहना। ऑथर कहते हैं कि अमीर बनना एक बार के लिए फिर भी आसान है, लेकिन हम अमीर बने रहना इतना आसान ही नहीं। शायद यही कारण है कि ज्यादातर बिजनेस स्टार्ट होने के कुछ साल बाद ही फेल हो जाते हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज के एग्जाम्पल है, एक बहुत अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस अचीव करने के बाद भी ब्रोक हो गए। बिजनेस, कैरियर और निवेश में सब में सफलता पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है लंबे समय तक सरवाइव करना। यह फाइनेंशियल स्किल भी वॉरेन बुफेट के एग्जाम्पल से समझी जा सकती है। वॉरेन बुफेट के साथ साथ उनके जैसे और भी बहुत सारे इन्वेस्टर रहे होंगे, फिर भी वॉरेन बफेट जैसी नेटवर्थ और किसी को क्यों नहीं हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने एक लंबे समय तक सरवाइव किया, उनकी वेल्थ को धीरे धीरे करके बढ़ाया, इसे कम नहीं होने दिया। उन्होंने अपने 75 साल के इन्वेस्टिंग पीरियड में करीब 14 रिसेशन देखे, लेकिन वो पैनिक नहीं हुए, अपने आप को बर्न आउट होने नहीं दिया, चाहे उसके लिए उन्हें कितनी भी अच्छी डील छोड़नी पड़ी। रजत गुप्ता की तरह अपनी रेपुटेशन कभी भी स्टॉक पर नहीं लगाई। उनकी जो सबसे बड़ी बिजनेस स्ट्रेटजी रही वह उनका अपना और अपने वेल्थ का सर्वाइवल ही था। बस इसी सर्वाइवल ने उन्हें वह समय दिया जो दूसरों लोगों को नहीं मिला। उसी समय
ने अपना जादू दिखाया, फिर कंपाउंडिंग नामक फॉर्मूला उनकी नेटवर्थ को इतनी जबरदस्त बना दी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी बुक समरी वीडियो ला सकूं। थैंक यू।